जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सभी को गुड मॉर्निंग, मेरा जय हिंद। सभी को, सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को जय हिंद। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले स्वागत, आज लेट हो गया क्लास, कोई बात नहीं, कल से क्लास अपने टाइम पे ही चलेगी। कल से क्लास अपने टाइम पे चलेगी। मैं नाम लेना शुरू करता हूं। सबसे पहले आदित्य आए हैं, आदित्य प्रकाश सबसे पहले आए हैं। मयंक कुमार दूसरे नंबर पे हैं। अभिषेक कुमार झा 3 नंबर पे। सिद्धांत आ गए हैं। विनीता आ गई है। राजन राम आ गए। कुंदन आ गए। राजू आ गए। नितेश कुमार जी आ गए। सन्नी कुमार आ गए। एसित सर आए हैं। अनीता कुमारी आई है। चंदन, पूजा, राहुल भारती, रीमा, कुवैती, रागनी, सुमन ठाकुर, पवन कुमारी, ब्रजेश कुमार, अर्पणा कुमारी, प्रमोद कुमार जी, रंजन कुमार आ गए। नमस्कार भाई, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। प्रियंका गुप्ता आ गई, अमृता सिंह आ गई, सौरभ सिंह आ गए। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए। अभी जो हम लोगों ने सीरीज लिया है, हम लोगों ने जो प्रण लिया है कि 6000 क्वेश्चन, 6000 प्रश्न करवाऊंगा। इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको फिर जाके एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो एग्जाम हो बीपीएससी की प्रीलिम्स की, चाहे वो एग्जाम हो बीपीएससी 66वीं की, या हो दरोगा मेंस की। दरोगा तो और इजी हो जाएगा, या हो दरोगा मेंस की, या हो ईएसआई की अगर एग्जाम देने आप जा रहे हैं। मतलब जब हम टारगेट ही कर रहे हैं ऊंचा को, तो नीचे पे तो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो बीपीएससी और मिनिमम 6000 क्वेश्चन, या अगर जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा भी करवा दूंगा। जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक बीपीएससी का या दरोगा मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता है, इसका प्रीलिम्स और इसका मेंस नहीं होता है, तब तक ये सीरीज चालू रहेगा। और आज से एक नया बदलाव किया गया है। नया बदलाव ये है कि अब हमेशा 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अब हमेशा 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। हमेशा आपको 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हमेशा आपको क्या मिलेंगे? 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो हमारा क्विज होगा वो 60 क्वेश्चन का इधर होगा और 60 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में होगा। यानी टोटल मिला के 120 सवाल करेंगे। 120 क्वेश्चन हम लोग टोटल मिला के करेंगे। ध्यान रखेंगे, 60 क्वेश्चन हम लोग इधर पीपीटी में करेंगे, पीपीटी के अंदर, और 60 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। एक सवाल में 30 सेकंड मिलता है। एक सवाल में 30 सेकंड मिलता है। 30 सेकंड के अंदर में आपको प्रेस करने में हार्डली 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है, या मान लीजिए 5 सेकंड। 25 सेकंड का जो टाइम बचता है आपका, जो टाइम 25 सेकंड का आपका बचता है, उस टाइम का आप यूज करेंगे कहां पर? उस टाइम का यूज करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। तो जो लोग भी लेट जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अर्पणा, प्रमोद, रंजन कुमार। आज सिर्फ 8:15 है। कल से क्लास अपने निर्धारित समय 8 बजे से ही चलेगी। कल से क्लास अपने निर्धारित समय 8 बजे से ही चलेगी। निश्चिंत रहिएगा, 8 बजे से पहले क्लास नहीं, मतलब 8 बजे राइट टाइम क्लास चलेगी। आज थोड़ा लेट हो गया है तो कोई बात नहीं है। मैं बता दूं, जो भी लोग लेट जुड़ रहे हैं, पंकुड़ी आ गई है, काजल आ गए हैं, रजत, थोड़ा जल्दी जुड़ा कीजिए। कोशिश कीजिए कि क्लास शुरू होते जुड़ जाए, ताकि क्लास के 3 मिनट के अंदर में क्लास को शुरू कर दिया जाए। टाइम वेस्ट नहीं हो, टाइम बचाना है, समय की कीमत है। जिस तरह से आप पैसे को खर्च करने से पहले सोचते हैं कि 10 रुपए यहाँ खर्च करें, 100 रुपए इसके लिए जायज है या नाजायज है, उसी तरह से समय को खर्च करने के लिए बिल्कुल सोचिए। जैसे आप पैसे को खर्च करने के लिए सोचते हैं ना कि यार इतना खर्च कर रहा हूं, 100 रुपए लायक ये नहीं है यार, ये 100 रुपए लायक नहीं है, तो उससे ज्यादा बहुमूल्य आपका समय है। याद रखेंगे, उससे ज्यादा बहुमूल्य आपका समय है। आप जब पैसे खर्च करने के लिए 500 बार सोचते हैं, मैंने देखा है, मैं भी खुद सोचता हूं। मैं किसी दुकान पे जाता हूं, मुझे मान लीजिए कि किताब खरीदनी है, तो वो कहता है कि भैया 10% डिस्काउंट देंगे, तो मैं बोलता हूं नहीं भैया 30% मिलेगा। या कोई सामान है, वो कहता है 100 रुपए का है, तो मैं कहता हूं यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, ये 100 रुपए लायक नहीं है। तो जब आप एक पैसे को खर्च करने के लिए, 50 रुपए को खर्च करने के लिए इतना सोचते हैं मेरे भाई, जब आप 50 रुपए किसी सामान के लिए खर्च करने के लिए इतना सोचते हैं, तो आप अपने इतने बहुमूल्य, करोड़ों रुपए वाले बहुमूल्य समय को खर्च करने के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? इसलिए याद रखिए, जीवन में वही व्यक्ति सफल हो पाया है, जीवन में वही व्यक्ति कुछ कर पाया है जो जिद्दी होता है, जो अपने समय की कीमत को पहचानता है। इसलिए अपने प्रत्येक मिनट का हिसाब रखिए। अगर आप 8 बजे सुबह उठते हैं तो दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि 8 बजे अगर मैं उठा था तो मैंने आज दिन भर क्या किया। आज सिर्फ कीजिएगा, एक दिन का एक्सरसाइज बता रहा हूं आपको। रात में सोने जाइएगा, खुद से पूछिएगा कि आपने आज सुबह से लेकर शाम तक क्या किया था। आपको लगता है ना आप दिन भर बिजी थे, लेकिन जब आप रात में सोएंगे ना, तो जो एक्चुअल काम होगा ना, वही सिर्फ आपको याद आएगा। लगेगा यार ये तो 12-14 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया और काम किया सिर्फ 3 घंटा। तो एक सेल्फ एनालिसिस होगी आपकी, याद रखिएगा। तो समय की कीमत को पहचानिए। पैसे से ज्यादा बहुमूल्य समय है, तो पैसा खर्च करने में इतना सोचते हैं तो समय खर्च करने में जरूर सोचिए। चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए क्या? 3 मिनट 4 मिनट हो चुका है, 3 मिनट पार हो चुका है। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। रोहित आ गए, मैं एक बार नाम ले लेता हूं सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा।
कोमल आ गई है, पूजा भारती, रोशन, मनीषा, दीपक, रुपेश, रुपेश के बाद राजीव, काजल, उमा, पंकज, मनीष, विद्यानंद, विद्यानंद के बाद राम, आंचल बाबा आ गए हैं बहुत दिनों के बाद, गुड्डू, शुभू, अन्नू, प्रीति सागर, सोनू, संजीत, करिश्मा गुप्ता, चंदन, रामलाल प्रसाद मौर्य जी आ गए, सोनाली। अच्छा, कल 4 लोग प्लस में नए ऐड हुए हैं, कल 4 लोग प्लस में मेरे थ्रू ऐड हुए हैं, उन लोगों को मैं एक बार बता देना चाहता हूं, आज नया बैच शुरू हो रहा है 3 बजे, कॉपी पेन लेके 3 बजे तैयार हो जाइएगा, आज नया बैच शुरू हो रहा है 3 PM में। ये बैच 66वीं प्रीलिम्स वालों के लिए भी यूजफुल है और 65वीं मेंस वालों के लिए भी यूजफुल है। याद रखेंगे, आज एक नया बैच शुरू हो रहा है 3 बजे से, तो जो लोग भी नया आए हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, आज 3 बजे, कल 4 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ना लॉकडाउन अभी बढ़ने ही वाला है, मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है कि कोचिंग संस्थान सितंबर से पहले नहीं खुलेंगे, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कोचिंग संस्थान सितंबर से पहले नहीं खुलेंगे। तो त्रिलोचन पासवान, मैं सिर्फ आपका ही क्लास करता हूं, बिल्कुल, मैं मेरी जितनी ऊर्जा होती है ना, मेरी जितनी ऊर्जा है ना, मैं आप में डालने की कोशिश करता हूं। तो सितंबर तक का इंतजार मत कीजिए, अगर आपको प्लस में आना है तो आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं, एक बार लाइक की सलामी ठोकिए और बोलिए भारत माता की जय। चलिए, तो क्वेश्चन ऐड नहीं किया मैंने, मैं फटाफट क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं, 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा मुझे क्वेश्चन ऐड करने में। ये रहा, आज डे 7 है ना, 1 मई। यस, चलिए, तो बहुत सारे, अमित, विकास राय, चलिए बहुत बढ़िया, लाइव फ्रॉम फतुआ, भैया दिलीप बाबू आ गए हैं। चलिए फटाफट लोगों को जोड़ते जाइए। तो आज हम करेंगे मिक्स क्वेज नंबर 60, आज क्वेश्चन नंबर 351 से 410। मैं ये क्वेश्चन नंबर इसलिए चला रहा हूं कि जो लोग इसके पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जाके वीडियो में देख लीजिएगा, जाके वीडियो में देख लीजिएगा, या मैं कोशिश करता हूं कि एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूं और आपको हर दिन का क्वेश्चन नंबर 1 से 50 का वीडियो लिंक, 51 से 60 का वीडियो लिंक पेस्ट करता चला जाऊं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन होंगे टोटल 60 होंगे पीपीटी में, 60 कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2 क्वेश्चन साथ में चलेंगे, ध्यान रखिएगा, एक इधर और एक उधर, दोनों तरफ चलेगा। कमेंट बॉक्स को एक्टिव रखेंगे, कोई फालतू कमेंट नहीं होगा। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है कि पाकिस्तान को अलग राज्य, अलग देश बनाने का नेतृत्व किसने किया था। आगा खान ने, नवाब समीउल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपको बताना है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आज से जो भी क्विज होगा उसमें 5 ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है 1 2 3। और इस तरफ आइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि धनिया और झुनिया, धनिया और झुनिया प्रेमचंद की उपन्यास है, किस उपन्यास के ये पात्र हैं, धनिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं, प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं धनिया और झुनिया। तो धनिया और झुनिया आपको बताना है कि किसके हैं, किसके हैं धनिया और झुनिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट में भी आंसर आ रहा है भैया, लगे रहिए, बोलिए, बड़े फटाफट लगाते रहिए। आपको इधर बताना है कि पाकिस्तान के अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया था, हु लेड द सेपरेट स्टेट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, इज इट आगा खान, इज इट नवाब समीउल्लाह, इज इट लियाकत अली खान, इज इट मोहम्मद अली जिन्ना। और मैंने जो कमेंट बॉक्स में पूछा था उसका पहले आंसर कर देता हूं। उस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि धनिया और झुनिया, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान से ली गई है, गोदान के ये पात्र हैं, इस बात को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन, इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले किसने उठाया था, तो याद रखेंगे विचार सबसे पहले उठाया था इकबाल ने, इसका विचार सबसे पहले उठाया था इकबाल ने। कमेंट बाजी बंद, गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, सुनिए सिर्फ, इसका विचार, भारत और पाकिस्तान का स्थापना का विचार सबसे पहले उठाया था किसने, तो इकलाब ने, इकलाब ने उठाया था। और 1930 में, याद रखेंगे 1930 के अंदर में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भारत में सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग उठाई थी। उसके बाद इन्होंने जिन्ना को मुस्लिम लीग में शामिल कर लिया और जिन्ना एक बड़े नेता की तरफ में उभर के आ गए और उन्होंने प्रेरित किया और उसी तरह से पाकिस्तान अलग हुआ। तो याद रखेंगे इस सवाल का आंसर सबसे पहले किसने, कोई पूछ दे कि सबसे पहले विचार किसके मन में आया था, तो वो होंगे इकलाब। 1930 के अंदर में इसके सोच आए थे और बाद में जिन्ना को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, किस ईस्वी में नियुक्त किया गया, 1858, 1876, 1877, 1885, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है आपको, 1 2 3। कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नब्बी नारायण को पद्म विभूषण 2019 दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, 2019 में नब्बी नारायण को पद्म विभूषण की सम्मान दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, सामाजिक में, कला में, किस चीज में, विज्ञान में, चिकित्सा में, किस चीज में दिया गया। फटाफट दोनों तरफ चलिए, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ चलते रहना है। नब्बी नारायण को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था, बहुत बढ़िया। तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, बहुत लोगों का आंसर आते जा रहा है, सामाजिक कार्य। इधर आ जाते हैं, महारानी विक्टोरिया वाला कर लेते हैं।
तो महारानी विक्टोरिया की कहानी में बता देता हूं। महारानी विक्टोरिया से शासन को लेकर के 1857 का जब युद्ध हुआ, तो 1857 के युद्ध के बाद एक्चुअली देखिए महारानी विक्टोरिया जो थी सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। उनको 18 वर्ष की गद्दी पे ही राजगद्दी मिल गई थी। और भारत का प्रबंध जो है, भारत का शासन का जो प्रबंध था, जो मैनेजमेंट था, वो 1858 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के इनके हाथ में दे दिया था। अगर हम महारानी विक्टोरिया की बात कर लें तो महारानी विक्टोरिया महारानी के नाम से की गई थी। वो भारतीयों में बहुत जनप्रिय थी। वो जो है भारतीयों में बहुत जनप्रिय थी। ऐसी बात नहीं थी कि वो बहुत कठोर थी। और उनके जो विचार थे वो बहुत उदार प्रकृति की ये थी, साम्राज्य थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यगपत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? याद रखेंगे, आपको बताना है कि किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को, जयपुर को, झांसी को, नागपुर को और एक से ज्यादा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैं पोलिंग लगा रहा हूं 1 2 3। और इस तरफ बताइए कि सारनाथ का अभिलेख, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, सारनाथ का अभिलेख किससे संबंधित है? सारनाथ का अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक से, हर्षवर्धन से, चंद्रगुप्त से, इस तरह से किससे संबंधित है? सारनाथ का अभिलेख किससे संबंधित? दोनों तरफ चलिए, 30 सेकंड बर्बाद नहीं होने दूंगा। जैसे हर पैसे की कीमत है वैसे ही आपके समय के सेकंड और सेकंड की कीमत है, क्योंकि पोलिंग करने में 2 से 3 सेकंड लगता है। 2 से 3 सेकंड में आप पोलिंग करिए और उधर कमेंट बॉक्स में आइए। सारनाथ का अभिलेख किससे संबंधित? सारनाथ का अभिलेख किससे संबंधित उधर बताना है और इधर लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने सबको, जितने ऑप्शन दिए गए हैं, पहले इधर आ जाते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी ने इन सबको साम्राज्य में मिलाया था। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी को भारत का साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का साम्राज्यवादी गवर्नर कौन था? साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल किसको था? तो लॉर्ड डलहौजी उसका आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी को साम्राज्यवादी माना जाता है। इसने ही व्यगपत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। याद रखिएगा 1848 ईस्वी के अंदर सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र के अंदर आता है, सतारा को किया था 1848 में। इसके ठीक बाद 1849 में जयपुर को 1849 में, उसके ठीक बाद जयपुर के बाद जबलपुर को किया था। जयपुर और जबलपुर दोनों एक साथ हुए थे। याद रखेंगे, जयपुर और जबलपुर एक साथ हुए थे। कब हुए थे? तो 1849 में इसका भी कब्जा कर लिया था। 1852 में उदयपुर को किया था उसने। 1852 में किसको किया था? तो उदयपुर को। और याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी को भारत का साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, अब मैंने कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा क्या था आपसे? सारनाथ का अभिलेख किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, सारनाथ का अभिलेख जो है अशोक से संबंधित है। अशोक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1852, 84, 70, 1885, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। कमेंट बॉक्स में आ जाइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत हमें किस किरण से बचाती है? कमेंट बॉक्स में आइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओजोन परत हमें किस किरण से बचाती है? हिंदी में अगर उसको लिखे तो पाराबैंगनी किरण होता है, उसका सुपरसोनिक किरण होता है, इस तरह के जो किरण होते हैं, अवरत किरण होते हैं, बहुत सारे किरण होते हैं। तो किस किरण से बताता है? पाराबैंगनी। बहुत बढ़िया। हिंदी में पाराबैंगनी और इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं उसको। यूवी रेज से बचाता है। दोनों तरफ चलिए, इधर आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बताइए कौन था? कमेंट बॉक्स में आइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, याद रखेंगे 28 दिसंबर, 28 WC बनर्जी। बहुत बढ़िया, WC बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, याद रखेंगे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर में अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन को संबोधित किसने किया था? तो वोमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी ने किया था। पूरा नाम इनका क्या था? वोमेश चंद्र बैनर्जी। तो पहले अध्यक्ष ये बने थे। चलिए फटाफट शेयर लाइक ठोक करिए भैया, थोड़ा शेयर कीजिए, दोस्तों को बुलाइए। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किस गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला राजपत राय, डॉक्टर BR अम्बेडकर और उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। कमेंट बॉक्स में आ जाइए। सदाबहार वन का क्या और नाम है? दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सदाबहार, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। सदाबहार वन किसके नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आइए। सदाबहार वन किसके नाम से जाना जाता है? झाड़ीदारी, अल्पलाइन, आराध्य पर्वतीय, जो उत्कृष्ट बंधी है, बहुत सारे।
मैंग्रोव, मैंग्रोव, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। पर्णपाती बोलते हैं उसको शायद, झादारी, मैंग्रोव, ओके फाइन। तो आपने बता दिया है भैया सदाबहार वन किस नाम से जाना जाता है, तो मैंग्रोव नाम से जाना था। इधर आइए, कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। दोनों तरफ चलिए, क्योंकि 30 सेकंड मिलता है, 30 सेकंड में 2 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं हम लोग, यानी हम लोग डेली करेंगे 120 सवाल। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, मुझे एक बात और भी बताना है आपको कि ये उपाधि इनको किसने दी थी। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर किसने संबोधित किया था, तो याद रखेंगे ब्रह्म बंदोपाध्याय, ब्रह्म बंदोपाध्याय, ब्रह्म बंदोपाध्याय, पादध्याय। याद रखेंगे, गुरुदेव को सबसे पहले, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से हाँ ठीक है, ब्रह्म बंदोपाध्याय ने संबोधित किया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गुरुदेव को गुरुदेव सबसे पहले किसने कहा था, तो याद रखेंगे ब्रह्म बंदोपाध्याय हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज किया था। 1930, 1929, 1917, 1911, उपयुक्त में से कोई नहीं। पोलिंग में लगाइए, ए बी सी डी ई ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 356, करेक्ट आंसर लगाना है। ये रहा पोलिंग। अब आ जाइए इस तरफ, आ जाइए इस तरफ। आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। कमेंट बॉक्स में कूदिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड में 2 सवाल। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत बढ़िया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस तरफ आ जाइए। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज किया था। तो आपको बताना है कि कौन से अधिवेशन में भी हुआ था, ये भी बता सकते थे, और अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। तो चलिए पहले आ जाते हैं कमेंट बॉक्स वाले में। तो कमेंट में आपसे मैंने पूछा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अब इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। तो कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1929 के अंदर में। याद रखेंगे 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था। कहां हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था। कांग्रेस का सेशन कहां पे हुआ था, लाहौर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और वहीं से ये निकला था कि पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था। ठीक है, अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। फटाफट आइए, वन लाइनर है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, बताना है 1 2 3। और इस तरफ कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में आ जाइए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ओलंपिक झंडे में कितने रिंग होते हैं। ओलंपिक के झंडे में कितने रिंग होते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। ओलंपिक के झंडे में कितने रिंग होते हैं, 4 5 6 7 कितने होते हैं। ओलंपिक के झंडे में कितने रिंग होते हैं, कमेंट बॉक्स में। और इस तरफ आइए, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का फाउंडर कौन था, याद रखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो बहुत बढ़िया। सर्वेंट, पहले तो आ जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 के अंदर में, वर्ष 1905 के अंदर में जो जवान थे, उन जवानों को सार्वजनिक जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, इसके लिए किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। किस लिए किया था, तो जो जवान थे, जवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने किया था। याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु भी थे। महात्मा गांधी के गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। राजनैतिक गुरु, याद रखेंगे कौन से गुरु, तो राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक गुरु। अब आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, जो मैंने पूछा था आपसे कितने रिंग होते हैं, तो 5 होते हैं भैया, 5 रिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आज से मेरा नया बैच प्लस में शुरू हो रहा है, दोपहर में 3 बजे, और एक बैच चल रहा है शाम को 6 बजे। ठीक है, 3 से 4:30 होगा, 1.5 घंटे का बैच होगा, और 6 से 7:30 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान जो है किस एंग्लो युद्ध में, और किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया। तीसरे चौथे वर्ष दिया हुआ है। 5 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3। कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में आ जाइए। कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप बताइए कि 1857 के युद्ध में भारत के जो ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। बहुत बढ़िया, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बताइए। बेंटिक कहां से हो जाएगा भैया, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, यस। तो इधर टीपू सुल्तान के बारे में बताना है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम बताएंगे कोई,
कमेंट करके बताइए टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा चौथे युद्ध में और 1799 में, चौथे युद्ध में और 1799 में। अब बात कर लेते हैं जो कमेंट युद्ध में पूछा था, मैंने कमेंट में पूछा था कि 1857 के जो सैन्य विद्रोह हुए थे उसमें कौन था, जनरल कौन था, तो आपको बताना है भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पवन उपाध्याय आ गए हैं, पवन जी स्वागत है आपका। और इस टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम जो था सुल्तान फतेह अली खान साहिब था। क्या था? सुल्तान फतेह अली खान। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान फतेह अली खान साहिब, ये उनका पूरा नाम था। याद रखेंगे टीपू को, इसको टीपू साहिब और मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? तो मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे उनके पिता थे हैदर अली। उनके पिता कौन थे? हैदर अली। उनकी मृत्यु हो गई 1782 के अंदर में, उनके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनको शासक बनाया गया था। ये एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, शिक्षित व्यक्ति थे, और इनको जो भी अपने पिता का विरासत मिला, जो भी सल्तनत मिली, इसके पिता के विपरीत इनको सल्तनत की उपाधि इनको धारण कर ली। और 1787 में इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए। ये कोई भी शासक जो बता सकते हैं जो अपने नाम का सिक्का चलवाए तो इनका नाम भी उसमें आता है। और जो इनके सिक्के थे ना उसमें हिंदू के देवी देवताओं के आकृति थी और हिंदू संवत जो साल लिखा हुआ था हिंदू संवत से मिलती थी। याद रखेंगे। तो इन्होंने बहुत सारे धार्मिक काम भी किए थे। इन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शंकराचार्य आदि को दान भी किया था। बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी। लेकिन 4 मई 1799 को चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। यस, विदेश नीति भी बहुत अच्छी थी इनका। चलिए अगला, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी, बहुत बढ़िया, सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे। आपको बताना है कि सीमांत गांधी अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, उनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, लगाइए 1 2 3। और इस तरफ आ जाइए, तापमान को कितना कम कर देने से जितने भी गैसेज हैं उनका आयतन शून्य हो जाता है। कितने डिग्री पर शून्य हो जाता है आयतन, आपको बताना है। कितने डिग्री आयतन पर सभी गैसेज का जो है आयतन जो है शून्य हो जाता है, कितने डिग्री पर? क्रिटिकल टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। क्रिटिकल टेम्परेचर होता कितना है ये बताइए? -373 डिग्री केल्विन की सेल्सियस। चलिए तो दोनों आंसर सही है। 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन और 373 नहीं, 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनको अपनी ईमानदारी के लिए, अपने कार्य प्रेम के लिए, निष्ठा के लिए सरहदी गांधी भी कहा जाता था। यानी सीमांत गांधी और सरहदी गांधी। कौन सा गांधी? तो सरहदी गांधी भी इनको कहा जाता था। सीमांत के साथ साथ सरहदी गांधी भी इनको लोग कहते थे। इन्होंने ही खुदाई खिदमत नाम एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, बिल्कुल खुदाई खिदमतगार नाम से इन्होंने संस्था स्थापित की थी। और जो संगठन बनाया था ये लाल कुर्ती पहनते थे। याद रखेंगे, अब्दुल गफ्फार खान हरा नहीं पहनते थे, लाल कुर्ती कहते थे। इसीलिए इस आंदोलन को खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। तो बहुत बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि लाल कुर्ती आंदोलन क्या है? तो लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सीमांत गांधी के द्वारा शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि वो जो खिदमतगार उनकी संस्था थी, उनका संगठन था, वो लाल रंग की कुर्ती पहनता था। इसलिए खुदाई खिदमतगार की जो संस्था थी वो लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। इनको सीमांत गांधी के अलावा सरहदी गांधी भी कहा जाता था। इस बात का याद रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भूमिका अच्छी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, आम जनता ने, दादा भाई नेहरू ने? उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर लगाना है 1 2 3। और इधर आ जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, उनकी सेना लाल कुर्ती सेना भी कहलाती थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, बृहद्रथ। इस तरफ आ जाइए, बाल गंगाधर तिलक को किसने ये उपाधि दी थी? बहुत कम लोगों के आंसर करेक्ट है भैया। फटाफट लाइक शेयर ठोकते चलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछा था। मैंने पूछा था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बृहद्रथ।
वृद्धरथ जो था वो मौर्य वंश का सबसे बड़ा, सबसे अंतिम शासक था। आ जाइए इस क्वेश्चन में, बाल गंगाधर तिलक को आम जनता ने उपाधि दी थी, याद रखेंगे। बाल तिलकधर जो था 1896 1897 के अंदर में, जो वहां पे टैक्स का कलेक्शन होता था पूरे महाराष्ट्र के अंदर, कर जो लोग देते थे उसके बोला कि कर आपको नहीं देना है, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया कि आप लोगों को कर नहीं देना है। वहां की जनता ने ही तिलक को लोकमान्य की उपाधि दे दी। और याद रखेंगे 1893 में गणपति उत्सव में और 1895 में जो क्या बोलते हैं महाराज शिवाजी महोत्सव की उसने शुरुआत की थी। तो बहुत बार सवाल पूछा जा सकता है कि गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो गणपति महोत्सव की शुरुआत भी लोकमान्य गंगाधर तिलक ने की। और उसके साथ जो शिवाजी महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर में, शिवाजी महोत्सव भी क्या है? और इन्होंने ही वैलेंटाइन सिरोल को, इन्हें वैलेंटाइन जो सिरोल थे उन्होंने भारत का बेताज बादशाह कहा था। इनको भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता था, भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। ये किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो इनको भारत का बेताज बादशाह। तो बाल गंगाधर तिलक 1896 से 97 में पूरे महाराष्ट्र में किस चीज के लिए फेमस हुए? इन्होंने बोला कि आपको टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है अंग्रेजों को, इसलिए वहां की इनको जनता ने तिलक लोकमान्य की उपाधि दे दी थी। और इन्होंने ही महाराष्ट्र में 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कराई थी। इन्हें जो है भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले सवाल में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, कोयम्बटूर, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? आपको बताना है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां से बनाई थी। तो आ जाइए इधर, ABCDE 4 ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर लगाइए। आपको बताना है कि चीन की स्थल की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से लगी हुई हैं? जो अच्छा ये नहीं लगा क्या, पोलिंग नहीं लगा? चीन की जो स्थलिक सीमा है, जो लैंड जो बाउंड्री है, स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? कितने देशों से लगती है चीन की सीमा? 13, 14, एक बताइए, 13 या 14? बहुत बढ़िया। और टीपू सुल्तान के बारे में आपको बताना है कि टीपू सुल्तान के बारे में आपको बताना है कि उसने अपनी राजधानी कहां बनवाई थी। चलिए, तो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, मैंने जो कमेंट बॉक्स में पूछा उसका आंसर हो जाएगा 13। उसका आंसर हो जाएगा, अभिमन्यु कुमार जी आए हैं, अभिमन्यु जी स्वागत है आपका, 13 हो जाएगा। आ जाइए इधर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान ने 1782 ईस्वी में उसके पिता जो थे हैदर अली, उनके पिता कौन थे? हैदर अली की मृत्यु के पास उनको मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया गया था और उन्होंने अपनी राजधानी कहां बनवाई? श्रीरंगपट्टनम में बनाई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था, टीपू सुल्तान के बारे में बताया था ना, टीपू सुल्तान को मैसूर का शासक बनाया गया 1782 में। उनके जब पिता मर गए, वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनको सुल्तान की उपाधि दी गई, उन्होंने अपने देवी देवता, उन्होंने सिक्के चलवाए, और सिक्के जो चलवाए उसमें हिंदू देवी देवताओं की आकृति थी, उसपे हिंदू संवत मिलता था। उन्होंने मंदिरों के निर्माण में भी जगत गुरु शंकराचार्य को भी बहुत पैसे दिए, बहुत धन दिया उन्होंने। और लेकिन 4 मई 1799 को चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दिन वो मारे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 361 के बाद 362 नंबर सवाल। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन बताना है आपको कि ये कौन होगा। करेक्ट आंसर 362 का आंसर बताना है कि वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? याद रखेंगे। 1 2 3 लगाइए पोलिंग 362 का। और इधर बताइए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? आपको बताना है। डॉक्टर दिव्या आ गई है। दिव्या, यू आर टू लेट। व्हाई वी यूज्ड टू हैव द क्लास स्टार्ट एट 8 o'clock in the morning, so please be on time दिव्या, ट्राई टू बी ऑन टाइम। तो आपने बता दिया वंदे मातरम गीत, और इधर बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। दोनों तरफ चालू रखिए, फटाफट बताते चलिए भैया, फटाफट बताते चलिए, फटाफट। इंदिरा पॉइंट आ रहा है, अंडमान निकोबार लोग नहीं कह रहे, लक्षद्वीप नहीं कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, इंदिरा पॉइंट। और वंदे मातरम गीत के बारे में बताना है कि वंदे मातरम गीत, अच्छा बताइए वंदे मातरम गीत जो है, वंदे मातरम गीत कब लिखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको पता होना चाहिए कि इसकी रचना जो है 1870 ईस्वी में ही हो गई थी। इसकी रचना कब हो गई थी? 1870। इसका इतिहास ना, लेकिन देखिए एक बार क्या हुआ कि वंदे मातरम को ना, जब संविधान लिखा जा रहा था, जब भारत आजाद हुआ, जब संविधान लिखने का काम चल रहा था, तो ना ही इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ना ही राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। जब उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे और भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 24 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। किस चीज का? राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। और ना अगर इसका इतिहास आप पढ़ेंगे वंदे मातरम को, तो बड़ा दिलचस्प है, इस पूरे वंदे मातरम का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। उसकी रचना जो है 1870 में की गई थी, ये बांग्ला भाषा में की गई थी। चलिए इस तरफ जो मैंने पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर तुगलक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 363, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये रहा। और आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में आइए। इसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी विश्व की कौन है? चलिए तो इधर भी देख लीजिए, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, पटना और गया के क्षेत्र में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं उस व्यक्ति के, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। और चलिए तो क्वेश्चन का हो गया 30 सेकंड का टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो याद रखेंगे, पटना और गया के इलाकों में, पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर आप चले जाइए तो राजगीर में जो जैन मंदिर है, जिसको राजगृह नाम से जाना जाता था पहले, उसमें भी बहुत सारे जैन मंदिरों में जो अभिलेख लगे हुए हैं, उसमें जो फिरोज शाह ने दान किया है उसका जिक्र भी है वहां पे कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे दान किया है। याद रखेंगे कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। कोई पूछ देगा कि तुगलक काल में कहां होती थी राजधानी, तो याद रखेंगे तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। और इसी काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक मलिक इब्राहिम था। कौन था? तो मलिक इब्राहिम। याद रखेंगे कौन था? मलिक इब्राहिम था इसका शासक। तो और इधर आ जाइए, इधर मैंने पूछा था कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आंसर होगा नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? इजी क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिएगा। 1 2 गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश, लैटर गुप्ता पीरियड डायनेस्टी, हर्षक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश, एक से ज्यादा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 368। इस तरफ आ जाइए। भारतीय रेल का पाकिस्तान की सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेल का पाकिस्तान से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, आंकड़ा पार हो चुका है 251 के। सभी को मेरा नमस्कार, सैल्यूट, जय हिंद सभी को, बहुत शुक्रिया। मेरी मेहनत रंग ला रही है। 250 का आंकड़ा हम लोग लाइव में पार कर चुके हैं। आप सभी को मेरा नमन। मेरी मेहनत का हौसला अफजाई करने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए, मेरी मेहनत पर भरोसा रखने के लिए, अपना प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए तो गया, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश की चर्चा है? तो याद रखेंगे परवर्ती गुप्त वंश। याद रखेंगे, देखिए अगर परवर्ती गुप्त वंश की बात कीजिएगा तो बिहार का जो गया जिला है और जो भोजपुर हमारा आरा बक्सर वाला इलाका है, उससे जितनी भी 6ठी शताब्दी के अंदर में जितने भी अभिलेख मिले हैं, उसमें बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उन्हीं भागों से क्या मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी। इनके जो है परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? कृष्णगुप्त। कौन थे? कृष्णगुप्त थे इसके संस्थापक। कृष्णगुप्त थे इसके संस्थापक। कब से कब तक चला था? तो 480 से लेकर 502 तक। इसकी पुष्टि जो है, इसकी जो पुष्टि कौन होता है? तो अप्सर अभिलेख से कर दिया। अप्सर, ढ होगा यहाँ पे, र के जगह ढ, अप्सर अभिलेख से की जाती है। और इस तरफ जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत का जो सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है जो पाकिस्तान से लगता है, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अटारी स्टेशन। कौन सा स्टेशन? अटारी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो शशि शरण के कोड का इस्तेमाल कीजिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट, ये सारी बेनिफिट्स हैं। चलिए, बौद्ध धर्म साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंध में जानकारी का स्रोत है? आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ जो है, बहुत इजी है। अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, बी और सी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर लगाइए फटाफट। और इस तरह बताइए कि शून्य काल की अवधि, या वो छोड़ दीजिए, भारतीय बैंकों का, वाणिज्यिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? किस वर्ष में हुआ? बताना है, जल्दी बताइए। राष्ट्रीयकरण पहला कब हुआ और कितने बैंकों का हुआ ये भी बताइए। कितने बैंकों का हुआ ये भी बताइए। पोल गलत नहीं है, मैं 1000% सही हूं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और वही आंसर मैं मार्क कर रहा हूं जो आंसर वहां दिया गया है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ निकाय। बहुत लोग कहते हैं अगुंतर निकाय होगा, लेकिन बीपीएससी ने जो आंसर दिया है उसमें दीर्घ निकाय है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 366। और इधर जो मैंने आपसे पूछा था, तो भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 के अंदर में किया गया था।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है कि राज्यों का उच्चतम विधि अधिकारी। क्वेश्चन नंबर है 367। 66 छूट गया क्या? चलिए 66 छूट गया था भैया, ये आगे पीछे हो गया था, कोई बात नहीं। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्षी? बहुत बढ़िया, 42वां संशोधन आपको पता है कि भारत के संविधान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक नया संविधान है, 42वां संशोधन, तो याद रखेंगे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, व्यापार सबसे ज्यादा। तो 1 2 3। और इधर कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में आ जाइए। साइमन कमीशन, या फिर आप बता सकते हैं कि साइमन कमीशन का शुरुआत की स्थापना कौन थे, उसके लीडर कौन थे साइमन कमीशन के? साइमन कमीशन 1928 सही है, 1928 सही है। लीडर कौन थे साइमन कमीशन के? साइमन ही उनका नाम था, बहुत बढ़िया, साइमन ही उनका नाम था सर, जॉन साइमन, बिल्कुल सही सर, जॉन साइमन उसके लीडर थे सर, जॉन साइमन उसके लीडर थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। देखिए 42वां जो संशोधन है ये बेसिकली स्वर्ण सिंह आयोग, याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह आयोग के रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह आयोग के रिकमेंडेशन पर लाया गया था। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे, तो इसको मतलब हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं बहुत लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है कि जो राज्य है उसका उच्चतम विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, न्यायाधीश, नन ऑफ एबव और मोर देन वन। तो आपको बताना है 367 नंबर क्वेश्चन है, 1 2 3। और आपको इधर बताना है लाफिंग गैस किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, लाफिंग गैस, हंसने वाली, हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? हाँ, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर में, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? NO2, N2O, NO2 की नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत बढ़िया मेरे भाई। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा उच्चतम विधि अधिकारी राज्य का किसको कहते हैं। और इधर मैंने आपसे पूछा है कि हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस कौन है? बहुत बढ़िया, तो हंसाने वाली गैस की पहले बात कर देते हैं। तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O की, NO2। चलिए, तो NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया हंसाने वाली गैस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। याद रखेंगे राज्य के अंदर में इसको महाधिवक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कहते हैं इसको। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने पढ़ाया भी था कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो कितनी कम से कम आयु होनी चाहिए? 20, 25, 25, 30, 35, 40, एक से ज्यादा। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। और इधर कमेंट बॉक्स में आप हमको बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? बीपीएससी से चुन के जाता है। ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? तो चलिए भाई, ग्राम पंचायत में एक क्वेश्चन आया है त्रिलोचन जी का, देख लिया जाए क्वेश्चन। त्रिलोचन जी दिखा रहे हैं, अच्छा, तो त्रिलोचन पासवान, शायद आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं क्या? त्रिलोचन गुरुकुल में पढ़े थे क्या? चलिए, तो बहुत बहुत बधाई, आप देश के, बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत आपको बधाई। आप जो है देश की लगातार सेवा करते रहें, इस वर्दी की साख बचाएं, इस वर्दी की इज्जत बचाएं। और याद रखें कि आप किसी भी गरीबों को जबरदस्ती जेल ना भेजें, और जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी दुष्ट व्यक्ति हैं, उनको कभी बेल ना दें। तो याद रखेंगे कि कभी भी गरीबों को जेल ना भेजें और पापी लोगों को बेल ना दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, समाज की आप पे जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, लगे रहिए, वेरी गुड। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 वर्ष। याद रखेंगे कि 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अब ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं। तो ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी जो होता है सबसे ऊपर BDO होता है, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। BDO होता है सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा अगला सवाल। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बहुत बार पूछा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 369, आंसर लगाना है 1 2 3। अब आपको बताना है कि किस नदी को बरसाती नदी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स खोल दिया मैंने, किस नदी को बरसाती नदी कहते हैं? किस नदी को बरसाती नदी कहते हैं? फटाफट बताते चलिए, बरसाती नदी किसको कहते हैं? झेलम, गंगा, गोदावरी, ब्यास, ताप्ती, जिसका नाम लेना है ले लीजिए। कोसी ऑप्शन में नहीं है भैया। बरसाती नदी किसको कहते हैं? आपको बताना है कि बरसाती नदी किधर किसको कहते हैं। और इस तरफ आ जाइए तो आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है भैया, आपको बताना है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा। लोकसभा के प्रति क्या होता है, लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा का कोई भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं अभी आपको मूल से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी ने पूछा था कि मान लीजिए जो मंत्री परिषद होता है उसमें किसी एक के विरुद्ध, किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे सभी जितने भी मंत्रिमंडल हैं, सभी मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, याद रखेंगे। चलिए, हाँ, लोकसभा भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक जो है, कोई भी एक विधेयक धन विधेयक है? राष्ट्रपति, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, जिनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। आपको बताना है कि मनी बिल को, किसी भी बिल को मनी बिल कौन बताता है, तो ये रहा क्वेश्चन। और आपको बताना है कि भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया है? जो हमारे मुद्रा में ऐसे रुपया लगाया जा रहा है, ये चिन्ह किसने डिजाइन किया है? बहुत बढ़िया, उदय कुमार, आंसर भी आ रहा है, वाह। यस, ही इज आईआईटीएन। याद रखेंगे, आईआईटीएन है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है उदय कुमार। उदय कुमार ने ही रुपया का साइन दिया है, रुपया का साइन दिया। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये कौन प्रमाणित करता है, तो याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष ये प्रमाणित करते हैं कि ये बिल जो है मनी बिल है। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने ये कह दिया कि ये मनी बिल है तो इस पर ना राष्ट्रपति विचार करेंगे, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये एक्सक्लूसिव पावर, वीटो पावर है लोकसभा के अध्यक्ष के पास कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये फलना वाला बिल मनी बिल है तो इसको ना राष्ट्रपति के पास विचाराधीन ले जा सकते हैं, ना आप कोर्ट में जा सकते हैं कि ये बिल मनी बिल नहीं है। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? आपको मैंने बताया था कि भारत के अंदर में 5 और 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से ज्यादा राज्यों को सर्व करते हैं। तो आपको बताना है कि गोवा जो है किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? आंध्रा, मुंबई, केरल, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1, 2, 3। और इस तरफ आप हमको बता दीजिए कि अभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, अभी बता दीजिए जरा। ओम बिरला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ओम बिरला। एक्चुअली में इज अ वेरी गुड मैन, ओम बिरला इज अ वेरी गुड मैन। बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहे हैं? बरसाती नदी गंडक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य जो है मुंबई के अधिकार में आता है। किस राज्य में आता है? मुंबई में आता है। याद रखेंगे कि मुंबई की राज्य की स्थापना, जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1862 में हुई थी। और याद रखेंगे सिर्फ गोवा ही नहीं आता है, मुंबई के अंदर में सिर्फ गोवा नहीं आता है, दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली भी आता है, दमन एंड दीव भी आता है, दमन एंड दीव भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं थी? अभिव्यक्ति की, संपत्ति रखने की, आने जाने की, कोई भी व्यवसाय अपनाने की। बहुत इजी है, जो आपके मौलिक अधिकार आपको मिले हैं उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम फॉर टू एंड फ्रो, कहीं आने जाने की, कौन सा नहीं है आपको बताना है। 1, 2, 3। और इधर कमेंट बॉक्स में आ जाइए, आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि अभी जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, बताइए। बिल्कुल, अपने आप से सुबह उठिए और कहिए कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आपकी कलम की ताकत आपको नौकरी दिलाएगी, कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ आपको नौकरी दिलाने वाला। आपकी कलम की ताकत आपको नौकरी दिलाएगी। आप इस कलम के लीड को सुबह शाम रगड़िए, जितना घस सकते हैं घस दीजिए। 2-3 वो है, वो 2 जितना रिफिल खत्म हो सकता है, जितना रिफिल कम होगा उतने आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, विप्लव कुमार देव जो है अभी मुख्यमंत्री है और
करेक्ट आंसर हो जाएगा विप्लव कुमार देव। यहां आ जाइए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की आजादी है, आने जाने की है, कोई भी व्यवसाय, लेकिन संपत्ति रखने की आजादी नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखेंगे कि आप अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो भी लिया गया है, ये किस मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कहां से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। किस भाग में वर्णन है, तो भाग 3 के अंदर में। किस भाग में, भाग 3 में। अगर कोई पूछ दे अनुच्छेद मौलिक अधिकार का कितना है, तो अनुच्छेद है 12 से 35 तक। अनुच्छेद कितना है, 12 से 35। ये 3 चीज आपको एकदम कंफर्म पता होना चाहिए। पहला कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो 3 भाग में है। कहां से कहां तक अनुच्छेद, तो 12 से 35 तक। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। और आपातकाल की स्थिति में जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को मतलब स्थगित किया जा सकता है। जब भी इमरजेंसी का टाइम होता है तो पूछा जाता है, तो इमरजेंसी के टाइम में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है। एक और बात याद रखेंगे, 44वां संशोधन 44th अमेंडमेंट, जो 44वां संशोधन हुआ था, उसने बताया था कि जो पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 44वें संशोधन के अंदर में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको संविधान के अनुच्छेद 300A में, 300A के अंदर कानूनी अधिकार, लीगल राइट बता दिया गया इसको, कानूनी अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, कौन सा, तो संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति रखने का अधिकार पहले था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद, 44 के बाद, जी हाँ, 300A के अंतर्गत इसको डाल दिया गया और ये मौलिक अधिकार से अब कानूनी अधिकार बन गया। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, शशि शरण का 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट है। और कल 4 लोगों ने प्लस लिया है, जिन लोगों ने भी प्लस लिया है उनको मैं बता देता हूं, आप मुझे 6203279540 इस नंबर पे आप लिख के भेज दीजिएगा, मेंस स्टूडेंट या प्लस स्टूडेंट, ताकि प्लस का अलग ग्रुप है जहां मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाता हूं, तो वहां पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। आज एक नया बैच प्लस में शुरू हो रहा है 3 बजे, 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक एक नया बैच शुरू हो रहा है। अल्टर टाइम में नहीं, आप बाद में भी क्लास देख सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल ध्यान रखिएगा महाभियोग चलाया गया? अभी तक के इतिहास में 4 लोगों पर चलाया गया, चारों का मैं नाम बताऊंगा आपको बताना है कि किस पर असफल रहा। तो हंसराज खन्ना, A.N. ग्रोवर, M. हिदायतुल्लाह, रामास्वामी, और इनमें से एक या एक से ज्यादा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3। और आपको बताना है कि विवेकानंद सैल स्मारक कहां स्थित है? कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए विवेकानंद सैल स्मारक कहां स्थित है? टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम इज मनी, एक एक सेकंड का कीमत है। जैसे आप पैसा खर्च करते हो तो कहते हो 100 रुपए लाए कि सामान नहीं है, ये कॉस्टली लग रहा है, तो जब आप 10 20 50 100 खर्च करने में सोच रहे हो तो यार करोड़ों रुपए कीमत की तुम्हारी समय है, उसको क्यों बर्बाद करते हो तुम? 30 सेकंड में 2 सवाल करते हैं, एक इधर एक उधर। बहुत बढ़िया। तो बहुत लोग बता रहे हैं कि विवेकानंद सैल स्मारक कहां पे है, तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु, बहुत लोग बता रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बता दीजिए, विवेकानंद सैल स्मारक कहां पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। रैंक दिखा दो भैया, रैंक दिखा देता हूं तुरंत, इसके बाद वाले क्वेश्चन में दिखा देता हूं। तो याद रखेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विवेकानंद सैल स्मारक कहां पे है, तो कन्याकुमारी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां आ जाइए, तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामास्वामी। याद रखेंगे जस्टिस वी रामास्वामी आजाद भारत में, ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आजाद भारत में अगर किसी भी जज को अपने पद से हटाने की कार्यवाही हुई तो पहले जज थे जस्टिस वी रामास्वामी। 1993 में याद है मुझे, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और उस समय उनके खिलाफ लोकसभा में, देखिए ये लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में। बहुत बार सवाल पूछता है कि न्यायाधीशों पर महाभियोग कहां शुरू किया जा सकता है, तो किसी भी सदन में किया जा सकता है। लेकिन जो जस्टिस वी रामास्वामी थे, इनके ऊपर लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था और उनके खिलाफ प्रॉब्लम क्या था, तो 1990 के अंदर जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट हुआ करता था उसमें वो चीफ जस्टिस थे, तो उनके खिलाफ ना भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगा था, करप्शन का बहुत आरोप लगा था। लेकिन ये प्रस्ताव जो है लोकसभा से पारित नहीं हुआ, इसलिए ये कहलाया असफल। लेकिन ये जब हुआ था, ये कब हुआ था, तो जब उस समय पीवी नरसिम्हा राव, कब, यानी 1993 में। थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा, जस्टिस सौमित्र सेन, जो जस्टिस सौमित्र सेन थे, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। इनके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्तावित, इनके खिलाफ जो है राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था और ये पास हो गया था।
लेकिन जैसे ही पास हुआ ना तो इनको एक दिन पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो जस्टिस सौमित्र सेन जो है पहले सफल हुए, उसके बाद बहुत सारे जजों पे हुआ, जैसे कि आप पीडी दिनांकरन ने भी क्या किया, तो रिजाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद सीवी नागार्जुना रेड्डी, बहुत फेमस 4 लोग हैं, सीवी नागार्जुना रेड्डी और उनके साथ है जेवी पर्दीवाला। तो जेवी पर्दीवाला दोनों ने 2015 के अंदर, याद रखेंगे कब, 2015 के अंदर जो आरक्षण का जो फैसला हुआ था, उन्होंने उस पर टिप्पणी कर दी थी और उन्होंने उस पर फैसला निकाल दिया था, तो उसको हटा दिया गया। ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के थे। जो लास्ट थे एसके गंगले मध्य प्रदेश के थे, इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला हुआ था। आपने देखा होगा टीवी, तमाम टीवी मीडिया में चला था। तो एसके गंगले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे 2015 में उन पे महिलाओं ने आरोप लगाया था कि आप यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे थे, और उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप जो है सफल रूप से नहीं हो पाया, मतलब उनको निकाला नहीं गया। जब जांच हुई तो वो फर्जी पाया गया, यौन उत्पीड़न का आरोप साबित नहीं हो पाया, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन। नेक्स्ट, म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ये अभी के संदर्भ में पूछ रहा हूं, 2020 के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। 2020 के संदर्भ में राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, सैनिक शासन, 1 2 3। और इधर बताना है आपको कि जैन के जो तीर्थंकर थे उसका नाम वो क्या नाम, पारसनाथ ने किस स्थान से संबंधित है? पारसनाथ किस स्थान से संबंधित है? बनारस, चंपा, कौशाम्बी, ये सब जो जगह है, किस जगह से संबंधित है? जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और इधर मैंने पूछा है कि म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है भैया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? और उधर मैंने पूछा था कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये जो तीर्थंकर थे किसके थे? तो जैन के तीर्थंकर थे, जैन के तीर्थंकर ये बनारस से संबंधित है। कहां से संबंधित है? वाराणसी से संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है, पहला बात। अब आ जाइए कि म्यांमार में किस प्रकार की है? तो म्यांमार में लोकतंत्र, याद रखेंगे म्यांमार में जो आंग सान सूंग थी, उनकी यात्रा से पहले यहाँ पे सैनिकों का शासन चलता था, सैनिक का शासन था, लेकिन वहां उन्होंने 19 साल या कितने साल, लंबे अनुभव तक, बहुत दिन तक वो फास्टिंग रखा था, बहुत परेशान हुई, और बाद में आन सान सू वहां पे आई, नेता के रूप में इलेक्शन हुआ, और वहां से सैनिक शासन खत्म हो गए, लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, उनका याद रखेंगे। राजधानी कहां है बताएंगे कोई? म्यांमार की राजधानी, अगला कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर है म्यांमार की राजधानी कहां पे है, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को किस चीज का अधिकार नहीं देता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को किस चीज का अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन लागू करने का। तो 4 ऑप्शन है, बहुत ईजी है, 375 नंबर सवाल है, 1 2 3। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैंने अभी पूछा था आपसे कमेंट बॉक्स में कि म्यांमार की राजधानी कहां पे है, म्यांमार की राजधानी कहां पे है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। रंगून नहीं होगा भैया, रंगून नहीं होगा। म्यांमार की राजधानी कहां पे है? नायपीडा। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी नेपियातो। ठीक है, नेपिताओ लिखते हैं, बहुत जगह नेपिटाओ लिखते हैं। ठीक है, दोनों भाषा में लोग लिखते हैं, हिंदी में। तो चलिए इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर करता है। कौन करता है जी? गवर्नर करता है, राज्यों के मुख्यमंत्री। यस, नेपिताहो, नेपितायाहो। अभी तुरंत हम लोग इसके बाद रैंक दिखा देंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? 1 2 किस में पूछ रहा है? हाँ ठीक है, ये लगाइए। आपको बताइए कि भाग 5 में क्या है, भाग 5 में क्या है? कमेंट बॉक्स में आइए, भाग 5 में क्या चीज का वर्णन है? भाग 5 में किस चीज का वर्णन है, आपको बताना है। यस, संघ की कार्यपालिका है, याद रखेंगे, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका।
रैंक लीजिए भैया, रैंक ले लीजिए। रैंक मैंने दिखा दिया है, जल्दी जल्दी रैंक देख लीजिए। डिक्की, अरे वाह डिक्की, जबरदस्त। रामलाल प्रसाद मौर्य, दीपक त्रिवेदी प्लस में आ गए हैं। दीपक आज क्लास शुरू होगा 3 बजे। अमित कुमार जी, अरुण जी, मनीष, सिद्धांत, अपर्णा, अपर्णा चल रही है टॉप पे, बहुत बढ़िया अपर्णा, वेरी गुड अर्पणा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में बताइए। नागरिकता का वर्णन है, और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है याद रखेंगे, 5 से 11, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर इसका वर्णन है। संघ राज्य, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है, मैक्सिमम कितना दिन का गैप हो सकता है, किसके मेहनत में? तो याद रखेंगे, पंचायती राज अधिनियम के समय 2 ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, मीटिंग में कितने दिन का गैप हो सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीना, 4 महीना। करेक्ट आंसर लगाइए, और इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा, 1 2 3। और इधर बताइए आप हमको कि हाँ आप बताइए मुझे कि ग्रैंड ओल्ड मैन भारत में किसको कहा जाता है? वायु युद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है भारत में? बहुत बढ़िया, दादा भाई नेहरू जी, आंसर आ रहा है लोगों का। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया। तो इधर आ जाइए, बिहार पंचायती राज, एक्चुअली पंचायती राज किस कमेटी के द्वारा, किस कमेटी के द्वारा पंचायती राज संशोधन वाला बात बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 महीना। याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी? बलवंत राय मेहता, बहुत बार पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे। और लक्ष्मीवल सिंधवी कमेटी, एक और कमेटी थी, लक्ष्मीवल, लक्ष्मीवल, लक्ष्मीवल सिंधवी कमेटी, ठीक है। इन दोनों कमेटी के सुझाव को मिला करके 73rd 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन बनाया गया था। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। उसके अंदर बिहार जो ग्राम पंचायत के जो नियम थे पंचायती राज में, उसमें 3 महीने बताया गया था कि 3 महीने से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बैठक उनका रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। सर सेम क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं दिखता है, सेम क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं दिखता है तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, एक बार बंद करके ऑन कीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सहरसा। आपको ही पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 लगा दीजिए फटाफट, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, कमेंट बॉक्स में एक्टिव रखिए अपने आप को भैया, एक्टिव। अगर कमी हो रही है तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया, 1914, 1914 आंसर आना शुरू हो गया है। पीगी चौस, भारती चंद्रा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है 1914। चलिए तो इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सहरसा। इसमें कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, नगर निगम में क्या डिस्कशन करूंगा मैं। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरसा। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात कर ले तो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, 1918 तक चला था। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम, जो अभी बहुत काम दे रहा है। कितने गरीब लोगों को भोजन मिल रहा है कोरोना के समय में यार, चावल दाल गेहूं जैसा भी मिल रहा है, पेट भर रहे हैं ना लोग, भूखे तो नहीं मर रहे हैं ना। तो पीडीएस सिस्टम का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोर और कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य दिए जाने से रोकना, पक्का बिल न बनाना, उपरोक्त में से एक या एक से ज्यादा। तो पीडीएस सिस्टम का लक्ष्य क्या है? इसमें लोग बहुत ज्यादा गलती करेंगे। ये लीजिए, आपके पास है पीडीएफ, बहुत बढ़िया। इधर आ जाइए, गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स खोल दीजिए फटाफट भैया, बल जल्दी बताइए, गोल्डन फोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? कमेंट बॉक्स खोलिए। गोल्डन फोर्ट, अमृतसर, गोल्डन फोर्ट गलत है, अमृतसर नहीं होगा। गोल्डन टेम्पल नहीं पूछ रहा हूं, गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर है वहां पे। गोल्डन फोर्ट पूछ रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होइए। गोल्डन फोर्ट, किला पूछ रहा हूं, किला। गोल्डन किला है जैसलमेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर,
राजस्थान में है, राजस्थान में है गोल्डन फोर्ट। और पीडीएस का था कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। याद रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसका अर्थ क्या है कि जो महंगी महंगी चीजें हैं उनको सस्ती दमों पर, सस्ती दरों पर उसके वितरण को फैसिलिटेट करना, गरीबों को मिल सके। और याद रखेंगे इसी दिशा में एक कदम उठाया है सरकार ने, वन नेशन। याद रखेंगे कौन सा? वन नेशन, याद कर लीजिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक देश में एक ही राशन कार्ड होगा। अब राशन कार्ड के लिए चिंता नहीं करना है आपको, वो एक देश है तो एक राशन, वन नेशन वन टैक्स, वैसे ही वन नेशन वन राशन कार्ड। बढ़िए, अगले सवाल में ये है हमारा रेफरल कोड। जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है कर लीजिए। अभी ना सितंबर से पहले खुलने वाला नहीं है कोचिंग। मेरे पास कल इंफॉर्मेशन आई है कि सितंबर तक कोचिंग इंस्टीट्यूशन मास पब्लिक प्लेसेस वाले पर बैन रहेगा। तो आराम से घर बैठ करके पढ़िए, कोई हेडक नहीं है, घर पे बैठ करके पढ़िए। एक साल की फीस है 6300 रुपए, और लेकिन मैं कहूंगा कि 2 साल का लीजिए, 7560 रुपए है 2 साल का। 7560 रुपए के अंदर में आपको मिलेगा 2 साल का अनलिमिटेड, 20 से ज्यादा टीचर पढ़ाते हैं और बहुत सारे फायदे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसके लिए अश्योर रहिए। और आज से मेरा बैच शुरू हो रहा है 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। कोई सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं होती है बैच के अंदर में, लगातार बैच चलेगा। पहले हम लोग रीशेड्यूल कर सकते थे, अब नियम खत्म हो गया, अब रीशेड्यूल भी नहीं कर सकते क्लास को। क्लास लग गया मतलब लेना है। तो आज बैच शुरू हो रहा है 3 से लेकर 4:30 के बीच में बैच शुरू हो रहा है। इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, 2019-20 के अनुसार बिहार में बागवानी उत्पादन के सब्जियों का लगभग कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जी, जितने भी बागवानी उत्पादन होते हैं उसमें सब्जी का कंट्रीब्यूशन क्या है? 70, 60, 80, 76, एक से ज्यादा, 1, 2, 3, 4, 5 लगाइए पोलिंग। और आपको बताना है इस क्वेश्चन के अलावा ओलंपिक, पहला ओलंपिक कहां हुआ था? पहला ओलंपिक खेल कहां पे हुआ था? कमेंट बॉक्स में आइए। कोई एक क्वेश्चन आया है, देख लूं। सर जब कोई फॉर्म आए तो बताइएगा। ओके भैया, फॉर्म आएगा तो बता दूंगा, डोंट वरी। अभी अगला जो फॉर्म आने वाला है वो आने वाला है सचिवालय सहायक का। सचिवालय सहायक का फॉर्म आने वाला है। उसके बाद आएगा बीपीएससी का 66 का पीटी, 66 बीपीएससी का फॉर्म आएगा। ये लीजिए अपना लीडर बोर्ड देख लीजिए। आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 70% जो है वो, लगभग 70% जो है हिस्सा किसके पास है? सब्जियों का। याद रखिए जो सब्जियों की खेती होती है ना, बहुत लचीली होती है, और लचीली होने के कारण बिहार में इसकी संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि छोटी बातों में जो पारिवारिक श्रम करने का, उत्पादन करने का होता है ना क्षमता, वो ज्यादा होता है। छोटे छोटे फल लगाने का उत्पादन का क्षमता क्या होता है? ज्यादा होता है। तो परिवार के सारे लोग मिलकर श्रम करते हैं कि भैया गोभी बोए, 1 महीना में गोभी उग गया, 1 महीना में निकल गया टमाटर, 2 महीने में टमाटर निकल गया। तो परिवार के पूरे लोग मिलकर उसकी खेती करते हैं, इसलिए बिहार में 70% लोग यही होता है। नेक्स्ट, गोभी मरुस्थल, ज्योग्राफी शुरू हो गया भैया। गोभी मरुस्थल कहां है? चीन, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। आपको बताना है कि गोभी मरुस्थल कहां पे है। तो 1, 2, 3 जल्दी लगाइए। और इधर बताइए कि दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? दूध उत्पादन में कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में आइए। दूध उत्पादन में कब सबसे नंबर 1 पे कौन है? बहुत बढ़िया, तो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है इंडिया। चलिए थोड़ा टाइम अब कट करते हैं, 15 सेकंड का टाइम देंगे, 15 सेकंड का। गोभी मरुस्थल कहां पे है? तो चीन में स्थित है। याद रखेंगे कि ये दुनिया भर के, ये विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोभी मरुस्थल रेतीला नहीं है, याद रखिएगा। मरुस्थल का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि डिजर्ट है तो बालू होगा। गोभी मरुस्थल मतलब रेतीला नहीं होगा, चट्टानी है। किस तरह का है? चट्टानी है। किस तरह का है? चट्टानी है, रॉकी नेचर है। इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल। इसे जो है शीत मरुस्थल भी कहते हैं लोग, ध्यान रखेंगे। और इधर जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया सबसे ज्यादा है। अब थोड़ा 15-15 सेकंड का टाइम मिलेगा, थोड़ा और जल्दी कीजिए। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज कैनाल, याद रखिएगा। स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को, भूमध्य को कैप्सियन सागर से, लाल को हिंद से। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 382। 1, 2, 3 कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो बिहार के अंदर में राइट टू पब्लिक सर्विस, आरटीपीएस चलता है, इसके अंदर में किसी भी मामलों का निष्पादन कितने दिनों में कर देना है? आरटीपीएस में निष्पादन कितने दिनों में कर देना है? मामला जो बिहार में आरटीपीएस चल रहा है,
आरटीपीएस कितने दिनों में करना है? अरे बाबा ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं, 14, 60, 21, 7। चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वेज कैनाल जोड़ती है भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी को रेड सी से। मेडिटेरियन सी को रेड सी से याद रखेंगे। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में, इस नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। और 1956 के अंदर में, 1956 के अंदर, बड़ा अजीब लगेगा सुन के, जो मिस्र है, मिस्र ने इस शहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मिस्र ने इस जो ये नहर जो है, इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत बार पूछा जाता है। 1956 आंसर हो जाएगा। किसने किया? तो मिस्र ने किया, ऑब्वियस है। और किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। आरटीपीएस का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन के अंदर में उसका निष्पादन करना है। सीन नदी, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? आपको बताना है कि सीन नदी किस नगर से बहती है। लंदन, पेरिस, रोम, फ्रैंकफर्ट। ये रहा ऑप्शन। आपको इसके अंदर बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पी कुमार जी, आशीष शर्मा जी, जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं वो गलत है। एबीसीडी आंसर यहां लाल बट्टी के नीचे आ रहा होगा, देखिए उसमें दीजिए। जिप्सम, बहुत बढ़िया, जिप्सम नाम से जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। तो चलिए सीन नदी के बाद में बात कर लेते हैं। तो सीन नदी जो है फ्रांस के पेरिस से होकर बहती है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई 776 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 776 है। और इसका उद्गम कहां होता है? इसका उद्गम डीजे के उत्तर पश्चिमी क्यूमीन कम्यून से इसका उदय होता है, उत्तर पश्चिमी कम्यून से। और याद रखेंगे CaSO4 2H2O, बहुत बढ़िया, CaSO4 2H2O होता है, सही है। बहुत जगह 12H2O लोग लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 776 किलोमीटर लंबी है और फ्रांस के पेरिस से बहती है। अगला सवाल, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड से जो संबंधित ज्ञान है, इसमें कुछ बताना नहीं है खास। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मेटिक, एग्रोनॉमी, एक से ज्यादा। तो आप बताइए कि क्या कहते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, 384 नंबर, एबीसीडी लगा दीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? भैया थोड़ा लाइक शेयर ठोको, भैया लाइक शेयर ठोकते चलिए थोड़ा, भैया लाइक शेयर। आरबीआई फिस्कल पॉलिसी पूछ रहा हूं। आरबीआई मौद्रिक नीति करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। संसद, फाइनेंस कमीशन, केंद्र सरकार। चलिए पहले इसको बता देते हैं। वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। फिस्कल पॉलिसी का डिफाइन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा कि खगोलीय पिंड से संबंधित ज्ञान को खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। पृथ्वी या वायुमंडल के बाहर जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका विश्लेषण करना, उनका अवलोकन करना, उनकी व्याख्या करना, इस सब संबंधित है एस्ट्रोलॉजी से, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी से। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का संबंध किससे? तो ज्योतिष विज्ञान से। कॉस्मेटिक आपको पता है, एग्रोनॉमी आपको पता है। नेक्स्ट, सर अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न दीजिए। ठीक है, चलिए कल से डाल देता हूं 10 क्वेश्चन उससे भी। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? क्यों रखा जाता है? 15-15 सेकंड मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिए भैया, थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम दे दीजिए। चलिए और इधर आ जाइए, इस तरफ बताइए कि सबद किस धर्म का गीत है? सबद किस धर्म का गीत है? बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन का ना, देखिए इसमें देखिए जो मेन रीजन होता है वो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। ठीक है, जो मेन रीजन होता है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और आंसर भी है। मेन रीजन क्या होता है? डी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे ना प्रमुख लिखना चाहिए था, यहाँ पे प्रमुख नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, प्रमुख रीजन लिखना चाहिए था। मेन रीजन होता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा अगर मेन रीजन मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
ओजोन परत बताती है कि अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज पृथ्वी की सतह से लगभग 10-20 किलोमीटर नीचे की पता और वायुमंडल की पता। तो आपको बताना है ओजोन के बारे में। ये लीजिए आंसर। अच्छा, इंडिया का बता दीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है अभी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 142। बहुत बढ़िया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान जो है 142 नंबर है। सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों का गलत हो गया। करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन। देखिए, ओजोन परत जो है पृथ्वी से 15-20 किलोमीटर ऊपर, तो यहां तो स्थित ऊपर का तो ये दोनों बात ही नहीं है, नीचे है ये भी बात नहीं है, बचा ये ऑप्शन। तो पृथ्वी से 15-20 किलोमीटर ऊपर कहां पे? समताप मंडल में। कहां पे? समताप मंडल में। समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो अब ऊपर से किरणें आती है, जो पैरावैगनी अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको बोलते हैं, पैरावैगनी विकिरण, उससे हमारी रक्षा करती है। देख लिए भैया, वायुमंडल की परत नहीं होगा यहाँ पे होगा समताप मंडल में पाई जाती है। जितने भी लेयर होते हैं सारे यही होते हैं। ठीक है। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। चंदी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा और एक से अधिक या एक से ज्यादा। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 387। लगाइए पोलिंग और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच का मान कितना होता है? उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है? रॉन्ग पोल नहीं है, सही है पोल भैया। पोल एकदम 1000% सही है। पोल 1000% सही है, एक भी गलत नहीं है। उदासीन विलयन के बारे में आपको बताना है तो याद रखेंगे, उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। डिफाइन करें सर, बिल्कुल डिफाइन कर रहा हूं, रुक जाइए। देखिए, जब भी चिपको आंदोलन की बात आती है तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत उत्तराखंड से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होगा। सुनिए, चिपको आंदोलन किससे है? तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें जो वृक्ष थी, उस वृक्ष की कटाई का जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने विरोध किया था। जो भी वृक्ष काटे जा रहे थे उनका विरोध किया था। और 1970 के दशक में 1970 के दशक में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। लेकिन जो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत थे वो इसको, जो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत थे उनको चिपको आंदोलन का व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों? इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने चिपको आंदोलन के समय में जो झपटो छीनो आंदोलन था, झपटो छीनो आंदोलन, उसका उन्होंने उसकी दिशा प्रदान की थी। इसलिए व्यवहारिक पक्ष के रूप में इनको जाना जाता है, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। हाँ, पैर में लिपट जाता था, बिल्कुल। वो जब पेड़ काटने जाते थे तो वो क्या करते थे कि पेड़ में से लिपट जाते थे कि पहले हमको काट लो तब पेड़ कटेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा कॉमरेड सिंह रावत। हाँ, अगर ये पूछ दे कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। क्लियर है भैया सबको? चलिए, सारण सिंचाई नगर, थोड़ा फटाफट करते हैं, टाइम कम है, अब सिर्फ 15-18 मिनट बचा है। सारण सिंचाई नगर कहां से निकलती है? सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। 1 1 2। सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? ये लीजिए। अब ना इधर वाला क्वेश्चन आप ये कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं इधर वाला क्वेश्चन। क्यों पूछिए? इसलिए क्योंकि अब टाइम कम बचा है। या फिर चलिए करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मशरूम जो होता है उसमें बहुआयत की मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खाना जी सब क्या पाया जाता है? मशरूम के अंदर में क्या पाया जाता है? कमेंट कीजिए। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गंडक। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। मशरूम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। सही है आंसर। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल, कैश क्रॉप जिसको कहते हैं, जो बेचा जाता है, जो अपने कंज्यूम नहीं किया जाता, उसको क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। नकद मिलता है उससे। चाय, रबर, गन्ना, नारियल, कॉफी, ये सब 5 ऑप्शन है। बेस्ट नकदी फसल आपको बताना है क्या होगा? प्रमुख नकदी फसल, याद रखिएगा, प्रमुख नकदी फसल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 389, ऑप्शन लगाइए। और इधर बता दीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो हेल्थ इंडिकेटर है उसको क्या कहते हैं?
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेंसेक्स आने लगा है। हेल्थ इंडिकेटर किसको कहते हैं? तो सेंसेक्स को कहते हैं, बहुत बढ़िया सेंसेक्स। और इधर भी आंसर सही है, इधर भी आंसर सही है। क्या हो जाएगा आंसर? गन्ना। क्या हो जाएगा आंसर? बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन है? तो गन्ना है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेंसेक्स का फुल फॉर्म अगले एक बार में पूछ लेंगे। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? याद रखेंगे कि बिहार की जो गंगा में जो उत्तर की सहायक नदियां मिलती हैं उसमें सबसे बड़ी लंबी सबसे लंबी सहायक नदी सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, उपरोक्त में से एक या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग 1 2 3। और इधर बताइए सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? साढ़े 9 में क्लास खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है सेंसेक्स का फुल फॉर्म। आइए, बिहार की जो सबसे लंबी है वो कोसी है। याद रखेंगे कि उत्तरी सहायक नदियों में कोसी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। कोसी कहां से निकलती है? तो कोसी हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से निकलती है। हिमालय के गोसाई धाम से निकलती है, हिमालय पर्वत के गोसाई। और ये बिहार के जो खगड़िया जिला है, खगड़िया में आकर ये गंगा से क्या करती है? मिल जाती है। कोसी इसलिए भी जानी जाती है कि अपना ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग हमेशा प्रायः बदलते रहती है। कोसी जो है मार्ग जो है प्रायः बदलते रहती है। और कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं, आपको बताना है टिश्यू के बारे में बताना है। जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं, पेशीय उत्तक, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, इलिप्टिकल, कनेक्टिव और नन ऑफ दी। जल्दी जल्दी कीजिए, 15-15 सेकंड में 5 ऑप्शन है, 1 2 3। जल्दी जल्दी थोड़ा फटाफट। देखिए, बहुत सारे आहार नाल जो होते हैं ना, बहुकोशीय भी होते हैं। बहुत सारे सिंगल टिश्यू भी होता है, बहुत सारा टिश्यू होता है। जैसे लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि क्या होता है? बहुकोशीय होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकला है, एथिकल टिश्यू हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि लार ग्रंथि क्या है तो बहुकोशीय है, बहुकोशीय कहलाते हैं उसको। नेक्स्ट, मानव में लार की उपस्थिति एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में पाया जाता है? कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक, जाइमोन, एमाइलेज, लाइपेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, 1 2 3 बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य मानव में जो लार होता है, जो लार निकलता है, उसकी उपस्थिति जो है वो किस तरह के जीवाणु का कारक के रूप में काम करता है, किस तरह का। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 सेकंड हो गया है क्या? हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रतिजीवाणु कारक। याद रखेंगे कि लाइसोजाइम जो होता है वो प्रति जीवाणु कारक के रूप में काम करता है। इसके द्वारा जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, इसमें जो भी हमारे जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो जीवाणु होता है उसको वो नाश कर देता है। याद रखिएगा, प्रति जीवाणु क्या करता है? जो हम भोजन करते हैं ना, मान लीजिए चावल दाल भुजिया खाया, तो भारत दाल भुजिया खाया, तो उसमें भी कोई जीवाणु होगा खाना के अंदर में। तो जैसे ही मुंह में जाता है तो वो लार जो होता है वो क्या कर देता है? उसके जीवाणुओं का नाश कर देता है। कमेंट में आंसर मत कीजिए, लास्ट वार्निंग। यहां लाल पट्टी के नीचे ABCD आएगा, वहां आंसर कीजिएगा। 5 से 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। 12 मिनट और बचे हैं, सिर्फ 12 मिनट और। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? जो भी होता है पेलिनील जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? परासितनीय पे, स्फीति पे, ABCDE 5 ऑप्शन है, जल्दी लगाइए। 393 नंबर 1 2 3। विवेक कुमार जी छपरा में किस चीज में नौकरी करते हैं विवेक जी आप? जो भी लोग लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि क्लास शुरू होती है सुबह के 8 बजे। सुबह के 8 बजे क्लास प्रतिदिन होती है। 120 नहीं, लगभग 100 प्रश्न हम लोग कराते हैं। 60 प्रश्न पीपीटी में और 40 कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फीति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्फीति। देखिए, रंध्रों का जो खुलना और बंद होना होता है, जो बंद होने का जो द्वार होता है, वो कोशिकाएं जो भी होती हैं उनकी स्फीति पर परिवर्तन, जो उनकी स्फीति में जो परिवर्तन होता है उस पर निर्भर करता है।
और ये जो क्या होता है ना, एक बार खुलता है, द्वार खुलता है, और जब शिथिल हो जाता है तो शिथिल होने पे ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? बहुत आंसर है, अच्छा इजी है। एक कोशीय युग्मनन से, द्विकोशीय युग्मनन से, जाइगोट से, कठोर आवरण वाले जाइगोट से, और ए और बी दोनों से। 5 ऑप्शन है, 394 नंबर क्वेश्चन है। लगाइए 1 2 3, जल्दी जल्दी, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, जल्दी लगाओ। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी निषेचन होता है, जब भी क्या होता है, निषेचन होता है, जब भी निषेचन होता है तो एक प्रक्रिया है, उसके अंदर में क्या होता है कि मादा और नर दोनों युग में। अब चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर लगाने दीजिए, फिर बताऊंगा। कोई बात नहीं त्रिलोचन जी, बस 10 मिनट और। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए जरा ध्यान से सुन लीजिए, जब भी निषेचन के दौरान क्या होता है कि निषेचन के दौरान जो दो अगुणित जो कोशिकाएं होती हैं, एक मादा की और एक क्या होता है नर युग्म की, वो एकल द्विगुणित जो कोशिका है उसी जो जब वो मिल जाते हैं तो उन्हीं को युग्मनज कहते हैं, यानी जायगोट कहते हैं। जायगोट बनाने के लिए मिलते हैं, और यहां से ही जो लैंगिक जनन होते हैं वो अपने जीव जो है अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि यूरिया का किसमें एक एकत्रीकरण यूरामय कहलाता है। आपको बताना है कि यूरेनिया का किसमें कहलाता है, आपने पढ़ा होगा एटीपी। युकृत में, रुधिर में, वक में, अस्थि जोर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन है? आशीष शर्मा। लास्ट वार्निंग है, ब्लॉक कर दिए जाएंगे आप। वेट कीजिए, यहाँ पे एबीसीडी का ऑप्शन आएगा, वहीं पे आंसर देना है। 396 नंबर क्वेश्चन है। 1 2 3 लगाइए पोलिंग। यूरिया, यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरामय होता है? याद रखेंगे, बहुत इजी है। जो भी सकरा होता है, सकरा के परिवहन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में यहां बात करेंगे। या विक्र, जो विक्र होता है, विक्र के खराब हो जाने पर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी। चलिए, तो याद रखेंगे रुधिर होगा, लॉन्ग पोल नहीं है। जरा समझिए, जब विक्र हमारा खराब हो जाता है तो रुधिर में ही यूरिया का एकत्रित होती है। यूरिया कहां एकत्रित होती है? रुधिर के अंदर में। और वही एकत्रित होना क्या कहलाता है? यूरामय कहलाता है, याद रखिएगा। और अधिक मात्रा जब हो जाती है तो विषायुक्त हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुधिर। रॉन्ग पोल नहीं है, पोल सही है। कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत इजी है, आपको पता है। कॉर्टिसोल हार्मोन किससे संबंधित है? हृदय संबंधी, वृक्क की क्रियाओं से, आरबीसी के उत्पादन से, उपरोक्त में से सभी, या 1 2 3 4। लगाइए पोलिंग जल्दी। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, लगाइए पोलिंग, मैं फिर से दे रहा हूं। कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में पूछा है ना, ये लीजिए 1 2 3, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए फटाफट। कोमल इतना लेट क्यों आई है? कोमल 8 बजे क्लास शुरू होती है, कल से 8 बजे आया कीजिए, 8 AM। कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, याद रखेंगे। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो हृदय वाहिनी के साथ साथ जितने भी कार्डियोवैस्कुलर हैं, जितने भी कार्डिको वैस्कुलर तंत्र हैं या वक्र के कार्यों को नियंत्रित करने में भी इसी का शामिल होना है। या आप लोग कह लेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकोटाइड की विशेषता जो होती है, विशेष कार्टोसाइल जितने भी होते हैं, जितने भी प्रतिक्रियाएं हैं, जितने भी अनुक्रियाएं हैं, प्रतिशोध की अनुक्रियाएं हैं, वो सारे इसी से होता है, और प्रतिशोध का दमन भी इसी से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। गैलोपागोस, अरे भाई, गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाले फिंच उदाहरण किसके हैं? 5 ऑप्शन है। बहुगुणता के उत्परिवर्तन के, भिन्न देश जातीय उद्वहन के, एक देश जातीय उद्वहन के। 5 ऑप्शन है, लगाइए फटाफट 1 2 3। गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाले फिंच कौन होते हैं? किस चीज का उदाहरण है? बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों को। आपको बताना है कि गैलापागोस द्वीप जो है, जो द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह पे रहने वाले लोगों को किस चीज का उदाहरण के रूप में माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विभिन्न देश के भिन्न देशीय जाति उद्भवन का उदाहरण माना जाता है उनको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, डिफरेंट कंट्री एंड कास्ट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनो विषाणु उत्पन्न करता है, कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए भैया, टाइम नहीं है, 5 मिनट और बचा हुआ है। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है सामान्य सर्दी जुकाम, मलेरिया, एड्स, न्यूमोनिया, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 300। राइनो विषाणु वायरस। चलिए, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, फटाफट मैं बता देता हूं।
चलिए, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सामान्य सर्दी और जुकाम। जो भी हमारे पास सर्दी जुकाम होता है किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण होता है। राइनो वायरस के कारण होता है। ये जो है ना विषाणुओं का एक समूह है, इस बात को समझिए। इट इज नॉट अ सिंगल विषाणु, ये क्या ग्रुप ऑफ वायरस है और ये एक से अत्यधिक रोग भी देता है। संक्रमण भी होता है, मानव को सर्दी होता है, संक्रमण होता है, संक्रमण से सर्दी जुकाम खांसी ये सब बीमारियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तरों में आवर्धन होता है। डीडीटी क्या है? क्योंकि डीडीटी में क्या होता है, तो डीडीटी आपको पता है छिड़काव होता है डीडीटी का। 5 ऑप्शन है, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। नौन कुमार और संतोष कुमार जी अभी आए हैं, सुबह 8 बजे आया कीजिए भैया, 8 बजे। तो खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का बताना है कि डीडीटी एक प्रकार का क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि एक प्रकार का ये क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा में विलयशील। देखिए डीडीटी क्या है कि एक प्रकार का ना विषाक्त कीटनाशक पदार्थ है। क्या है? विषाक्त कीटनाशक पदार्थ है। इसकी सांद्रता जो है क्रमिक रूप से जलीय खाद्य श्रृंखला में बढ़ती है। जितने भी पानी वाले जलीय जो खाद्य श्रृंखला है उसमें बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वसा में होता है ना, वसा में विलयशील होता है। ये क्या होता है? फैट जो होता है ये मिसिबल इन फैट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% का डिस्काउंट है, ले सकते हैं। 1 साल का पूरा फीस 6300 रुपया है और 2 साल की पूरी फीस 7500 है। घर में अगर छोटे भाई बहन है तो 2 साल वाला प्रेफर कीजिए। और एक दो बात और इंपॉर्टेंट, सब चीज का बैच मिलेगा। दरोगा का पीटी का, देखिए कोचिंग में आप एडमिशन लेते हैं तो दरोगा पीटी के बैच में एडमिशन लिए तो खाली दरोगा पीटी पढ़ पाएंगे। जब मेंस निकलेगा तो मेंस के लिए अलग से एडमिशन लेना पड़ेगा। बीपीएससी के पीटी में अलग से एडमिशन लेना पड़ेगा, बीपीएससी के मेंस में अलग से लेना पड़ेगा, बीपीएससी के ऑप्शनल में अलग से लेना पड़ेगा। बिहार सचिवालय का पीटी का एग्जाम आएगा तो उसके लिए अलग से एडमिशन लीजिए। और मेंस आएगा सचिवालय का तो अलग से लीजिए। सिपाही का आएगा, पुलिस का आएगा, अमीन का आएगा, सबका अलग अलग पढ़िए। यहां वैसा कुछ भी नहीं है। यहां एक बार पैसा देके एडमिशन ले लिए, 1 साल तक जितना बैच आता है, हर महीने लगभग 3 से 4, कभी कभी 5 से 6 बैच भी आता है। हर महीने बैच लॉन्च होता है। एक से एक टीचर पढ़ाते हैं इंडिया लेवल के। टाइम बर्बाद नहीं होता है। कम से कम समय में पूरा सिलेबस समझिए कि 2 से 2.5 महीना में खत्म कर दिया जाता है। एक बैच पूरा 2 से 2.5 महीना में पूरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे ना रोज मतलब महीना में 5-6 बैच शुरू होते रहता है, तो सब बैच में आप पढ़ सकते हैं। इसका एक फायदा है। और अभी एक्चुअली इसका फीस 33,600 रुपया है 2 साल का, लेकिन डिस्काउंट में है 8400 रुपया। अगर 8400 में आप शशि शरण का कोड लगा देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट लगे 7560 मिल जाएगा। ईएमआई पर भी उपलब्ध है। 350 रुपया महीना लगता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके भैया दादा दीदी जीजा बहन भाई किसी के पास है तो आप क्रेडिट कार्ड से खरीद लीजिए, 350 रुपया महीना कटेगा। कोई भी इसका इंक्वायरी चाहिए आपको, कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो 6203279540 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आ जाइए करंट के लास्ट 10 क्वेश्चन, 5 मिनट 15 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, फटाफट लगाते चलिएगा, ठीक है। आइए पहला, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के बारे में पूछ रहा है कि अनुसार कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया गया। प्रकृति एक विकसित किया गया है। प्रकृति का फुल फॉर्म मैं बता दूंगा। किस आईआईटी ने किया है? दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 लगाइए जल्दी से। प्रकृति का जो फुल फॉर्म है ये होता है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ, के से कुछ भी नहीं है भैया, कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आपने पढ़ा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने किया है प्रकृति नाम का पोर्टल। नेक्स्ट पढ़िए आगे सवाल। एनटीपीसी ने लेह और किस शहर में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैक्सीन आमंत्रित किए हैं? तो बताना है आपको कि एनटीपीसी ने मंगाया है, मतलब बिडिंग की है कि भैया जिनके पास वो इलेक्ट्रिक कार है और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले कार हैं उनको बताइए। पटना, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, जल्दी बताइए। 1 2 3 फटाफट। अगला 3 से 4 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, तो एक बात, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। एक बात समझिएगा, यह योजना बेसिकली दिल्ली में लाया गया। और लाया क्यों गया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं उसको धीरे धीरे हाइड्रोजन पर लेके आ जाए। कहां आ जाए? हाइड्रोजन पर लेके आ जाए। मतलब क्या है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, यानी कार्बन इमिशन हो रहा है, उसको कम करना चाहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन इंजन। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम, याद रखेंगे, बहुत फेमस हुआ है बाउंस बैंक, बहुत फेमस हुआ है। भारत में भी इसकी वकालत की जा रही है कि भारत में भी दिया जाए। बाउंस बैंक लोन स्कीम दिया है रूस, ब्रिटेन, जापान, नेपाल। कहां दिया गया? 1 2 3 जल्दी लगाइए।
चलिए तो बाउंस बैंक के बारे में बता देता हूं कि बाउंस बैक है क्या। तो बाउंस बैंक बेसिकली ये शुरू किया गया है ब्रिटेन में। इसमें क्या है कि 2000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक लोन मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? विदाउट इंटरेस्ट लोन मिलेगा। जितने भी छोटे कारोबारी हैं उनके लिए विदाउट इंटरेस्ट लोन देने की बात की गई है। और इस ये बिजनेस के लिए तो ऐसा वकालत इंडिया में भी किया जा रहा है कि इंडिया में भी जितने कारोबारियों का बिजनेस बर्बाद हुआ है उनको भी 5 लाख 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाए विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली क्या है, ब्रिटेन में शुरू किया गया। नाम क्या दिया गया? बाउंस बैंक लोन। वो चाहती है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है पटरी पे आए। कैसे पटरी पे आएगी? जब बिजनेस सही से चलेगा। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और ये जो भी पैसा है ये सरकार देगी, बैंक नहीं देगी, ये गवर्नमेंट देगी डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया? देखिए, अभी जो 3 मई को खत्म हो रहा था इसको और आगे बढ़ाने के लिए फैसला कर दिया है। 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 सप्ताह, सब जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लगाइए आंसर। लेकिन उसने कुछ छूट भी दी है। उसने बताया है कि सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजते तक 7 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का छूट दी है। लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं, दुकानें खुल सकती हैं। मतलब नॉर्मल एक्टिविटी 2 घंटा होगा। सुबह 7 से 11 4 घंटे के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया कि 4 घंटे मानिए लॉकडाउन नहीं है, सब दुकानें खुलेंगी, सब कुछ खुलेगा, लोग बाहर आ जा सकेंगे, डंडा नहीं पड़ेगा, डंडा नहीं बजेगा उसके ऊपर। तो पंजाब सरकार ने दिया है लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ा दिया है। लेकिन 2 सप्ताह बढ़ाने के बाद मतलब 3 तारीख के बजाय अब जो ये हो गया, ये 17 तारीख तक लॉकडाउन हो गया। 18 को पंजाब खुलेगा। हर राज्य सरकारें धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप देखिएगा 1-2 दिन में आ जाएगा। नेक्स्ट बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गए। उनका निकनेम क्या था? ऋषि कपूर का निकनेम क्या था? चिंटू, गुल्लू, मिमी, टिट्टू? 1 2 3 4 बता दीजिए। मजेदार सवाल है ना। रत्नाकर जी मेरी बात को सुनिए जरा ध्यान से। जो लाल पट्टी आ रहा है ना, वही जा 4 गो गोला आवेला, वही गोला में आंसर टिपे एक बार। ज्यादा तेज नहीं बने के, कमेंट में आंसर नहीं के टाइप करे के। लाल पट्टी पर जो ABCD आवेला थोड़ा इंतजार करे के। हम जैसे ही यहां से टिपे में आंसर हो जाऊगी। ठीक है, बेकार क्वेश्चन नहीं है भैया, सही क्वेश्चन है। चिंटू नाम से जाना जाता था। आपको पता नहीं, ये पूछा हुआ भी सवाल है, पूछा जा सकता है। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग यानी बोलकर निर्देश देने की सोचना शुरू किया? आपको पता ही है कौन हो सकता है? ICICI, SBI, कैनरा और PNB। यानी मुंह से बोलिए कि भैया ट्रांसफर 5000 टू रामलाल प्रसाद मौर्य जी, पैसा चला जाएगा। 1 2 3 4। मैंने बार बार कहा है, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक ने। याद रखेंगे, ICICI बैंक ने जितने भी ग्राहक के खाते में जो भी डेबिट डिपॉजिट जितनी भी यहाँ सालियां सब इसके जरिए अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के द्वारा मुंह से बोलिए वॉइस कॉलिंग चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल में ही किसे नियुक्त किया है? परमानेंट एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन के अंदर में रिप्रेजेंट किसको किया गया है? राहुल सचदेवा, दीपक मित्तल, TS तिरुमूर्ति और पीयूष श्रीवास्तव। बोलते बोलते ना नस दर्द कर दे जाता है। लगाइए पोलिंग 1 2 3। रत्नाकर भाई तू ना मनब है, कहत नहीं तरह से हाथ जोड़ के विनती करत नहीं कि लालका में तो इंतजार करे के बा। ABCD आई है जा। अब अगर आपकी आंसर आई तो ब्लॉक कर दें, तो फिर हमारे क्लास ना कर पाई। तू इतना जान लगा के हिला पढ़ाई लगे, हमारी बात ना मनब है। चलिए चलिए, इधर आइए, इधर ध्यान दीजिए। कमेंट बंद। TS तिरुमूर्ति आपको पता है कि विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में काम करते हैं। इनको वहां भेज दिया गया है। अभी तक जो सैयद अकबरुद्दीन का आपने नाम सुना होगा, जो हमारे पहले विदेश सचिव होकर करते थे, वो थे यूनाइटेड नेशन में। उनको हटाकर अब त्रिमूर्ति को बना दिया गया है। सैयद अकबरुद्दीन की जगह इनको बनाया गया है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन का इसमें अगर आप 10% इस्तेमाल करिएगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। आज से ही नया बैच शुरू हो रहा है। जिसका भी इंक्वायरी हो 6203279540
आज जो भी मैसेज करना हो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद कीजिएगा, क्योंकि बहुत मैसेज आ जाता है तो हम देख नहीं पाते हैं। कल एक पोएम सुनाएंगे, कल एक पोएम लिख के लाएंगे, पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 और क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्य की सूची में पहला स्थान बनाया? 18 लाख आदमी को रोजगार दिया है, बहुत बढ़िया भैया। बिहार, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। तुक्का लग गया। जो लोग भी लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, क्लास अब खत्म होने वाली है। क्लास 8 बजे सुबह में शुरू होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। पूरे भारत के अंदर मनरेगा में अगर कोई डेटा पूछ दे तो याद रखेंगे 77.85, 77,85,000 लोगों को रोजगार मिला है। ये डेटा जो सरकार ने कल जारी किया है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया, उसके अंदर मनरेगा के तहत 77,85,000 लोगों को रोजगार मिला है। इस डेटा को याद कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा कहां है? तो छत्तीसगढ़ में रोजगार मिला है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर से किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? जल शक्ति, अक्षय ऊर्जा, जहाज रानी, भू विज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है क्या आंसर होगा। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं भैया। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। कल से मैं सोच रहा हूं कि 5 क्वेश्चन और बढ़ा दूं, कैसा रहेगा? 5 टफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का डाल दूं, एकदम पूरा खतरनाक वाला। और 5 साइंस घटा दूं, साइंस को कम कर दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, साइंस के ऊपर एक मेरी बैच आएगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 15 से 18 तारीख या 20 तारीख के आसपास ना, 20 मई से एक मेरी बैच शुरू होगी साइंस के ऊपर। 1000 क्वेश्चन विथ टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक पे 100 क्वेश्चन कराते चलूंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। लास्ट क्वेश्चन, प्लस में आएगा सिद्धांत। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी मतलब सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? बैंकर थे, वो बैंकर को उनको बना दिया गया है ये सीवीसी में आयुक्त के पद पे। विजया मूले, मीरा सन्याल, सुरेश एन पटेल, विजय सचदेवा। करेक्ट आंसर बताना है ABCD। साइंस तो रहता ही है, 10 क्वेश्चन तो रहता ही है साइंस का, सुतोष जी। चलिए तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा पहले लीडर बोर्ड भी दिखाना है ना, इसके बाद दिखा दूंगा। सुरेश एन पटेल होगा। ये बेसिकली जो है MD और चेयरमैन थे आंध्रा बैंक के, बहुत होनहार ऑफिसर माने जाते हैं। आंध्रा बैंक के बहुत होनहार ऑफिसर माने जाते हैं ये। जिनको भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई इंक्वायरी है तो 6203279540। मैं अभी थोड़ी देर के लिए फ्री हूं, तो तुरंत क्लास होने के बाद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। प्लस कोर्स में आइए, मजा आएगा। और सितंबर से पहले कोचिंग वोचिंग खुलने वाला नहीं है, ये कंफर्म न्यूज है मेरे पास। तो उस समय तक आपके कितने बैचेज फिनिश हो जाएंगे। यहाँ पे 2 से 3 महीना में एक बैच खत्म हो जाता है, हर महीने 4 से 5 बैच शुरू होता है, सबका अलग अलग बैच, पीटी का अलग, सब कुछ पढ़िए। मतलब समझिए कि एक पूरी बिल्डिंग है, इसमें जितना कोचिंग में जितना बैच चल रहा है सब में पढ़िए। बीपीएससी में पढ़िए, दरोगा में पढ़िए, पीटी में पढ़िए, मेंस में पढ़िए, ऑप्शनल में पढ़िए, क्विज में पढ़िए, इंटरव्यू में पढ़िए, जहां पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, हिंदी मीडियम में पढ़िए, सब में पढ़िए। इससे बढ़िया फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और डिस्काउंट भी चल रहा है। ओरिजिनल फीस 33,600 है। अभी कभी भी अपना फीस ओरिजिनल पे ला सकते हैं, अभी डिस्काउंट करके 8400 है। कूपन डालिएगा तो 7560 रुपए लगेगा। EMI पे भी अवेलेबल है, ले सकते हैं तो ले लीजिए। चलिए लीडर बोर्ड दिखाता हूं। ए ऑप्शन लगाइए, ए ऑप्शन पोलिंग लगाइए जल्दी से, लीडर बोर्ड दिखाऊं। इसमें भी C लगाने वाले हैं। मैंने किया और कम हुआ पॉइंट से,
मेरा रेफरल यूज किया था सुधीर दुबे जी? अगर आपने यूज किया था तो अभी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको प्लस वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया, 1 ईयर या 2 ईयर का? ब्लू कैप भी दिया है, ठीक है। 1 साल का लिया या 2 साल का लिया है? चलिए, अर्पणा कुमारी, राजू कुमार, मनोज फ्रॉम देवास, सिद्धांत, विकास, राहुल, विकास, अरुण, रामलाल डिक्की, सभी लोगों को जय हिंद, मेरा बहुत बढ़िया। मीनाक्षी प्रिया, क्लास खत्म हो गया, 8 बजे सुबह कल आइएगा आप, और ऐसे आप पीछे जाके पूरा क्लास दे सकती हैं। पॉइंट भी यूज कैसे करें, पॉइंट को यूज जब आप पेमेंट में जाएंगे ना, तो वहां पे रिडीम पॉइंट आता है। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, अभी मैं फ्री हूं, जिनका भी जो इशू है व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए इस नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीमा सिंह, मुझे भी लेना है, ले लीजिए, आज ही बैच शुरू हो रहा है 3 बजे। शुरुआत का मजा कुछ और होता है, बीपीएससी के लिए ही आज शुरू हो रहा है, 66वीं पीटी के लिए और 65वीं मेंस के लिए। सब्सक्रिप्शन लेने से बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं सब्सक्रिप्शन लेने से। मेरा 11th रैंक आया, बहुत बढ़िया। फतुमा से हैं आप, मुझे याद हो गया है। फिर से लीडर बोर्ड अब नहीं दिखाया जा सकता है मेरे भाई, लो फिर से देख लो, ए लगा लो, फिर से देख लो, ए लगा लो। रामाश्रय सिंह जी ने भी सब्सक्रिप्शन लिया। रामाश्रय जी आज आइएगा क्लास, कल किया था आपने। अरुण जी 8th है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चुपचाप प्लस में आइए, 3 महीना पढ़िए और नौकरी लेके जाइए, मैं गारंटी देता हूं अच्छी पढ़ाई होती है वहां पे। मेरा रैंक 20 है, बहुत बढ़िया। राजू जी मेरा रैंक 2 है, बहुत बढ़िया राजू भाई, ईश्वर आपको सभी लोगों को ईश्वर सफलता दिलाए। चलिए, जिनको एक बार फिर से लीडर बोर्ड लगा दिया, जिनको रैंक देखना है देख लीजिएगा भाई। लो भैया, किसने बोला था रैंक फिर से लीडर बोर्ड के लिए? सुमन ठाकुर, सुमन देख लो रैंक। चलिए, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा जय हिंद। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, इसी जोश, इसी उमंग, इसी शक्ति के साथ एक नया पोयम लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, भरूंगा जबरदस्त ऊर्जा आपके अंदर, ताकि आप दिन भर रहेंगे चार्ज। बोलिए भारत माता की जय।